अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे किसी भी लेसन के नोट्स चाहिए होते हैं तो मैं उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल में वो तमाम प्रोसेस आ जाएंगे जो कि एक सेल की लाइफ में होते हैं। जब तक सेल की डेथ नहीं हो जाती उसमें जितने प्रोसेस होंगे वो हमारे सेल साइकिल में आ जाएंगे। जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग का एक लाइफ साइकिल होता है, इस तरह हमारे सेल का भी एक साइकिल होता है जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं। दिस सेल साइकिल रिप्रेजेंट्स अ सेल्फ रेगुलेटेड सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट कंट्रोल सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। ये ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स होती हैं जहाँ पे हमारे सेल की ग्रोथ होती है और उसकी डिवीजन होती है, और ये सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, मतलब कि ये सब कुछ सेल खुद कंट्रोल कर रहा होता है। Cell cycle consists of two major phases, interphases and mitotic phase. सेल साइकिल मेनली टू फेजेस पे डिवाइड किया गया है, एक इंटरफेज है और एक माइटोटिक फेज है। अब इंटरफेज क्या है वो देख लेते हैं। इंटरफेज विच इज द पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन वेयर सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। तो इंटरफेज हमारे सेल साइकिल का वो पार्ट है जहाँ पे हमारा सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता लेकिन अपने आप को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, इसलिए हम इसको नॉन अपेरेंट डिवीजन फेज कहते हैं। माइटोटिक फेज इज रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल विच फॉलोज अ मच लॉन्गर इंटरफेज। हमारा जो माइटोटिक फेज होता है ना, ये हमारे इंटरफेज से बहुत छोटा होता है। हमारा सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा वक्त लेता है, लेकिन जो उसकी डिवीजन होती है वो कम वक्त में हो जाती है। इंटरफेज लास्ट फॉर एटलीस्ट 90% of the total time required for the cell cycle. इंटरफेस हमारे सेल का 90% ऑफ टोटल टाइम ले लेता है और जो सेल साइकिल होता है वो सिर्फ 10% लेती है। इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी जो इंटरफेस है वो हमारी लॉन्गेस्ट फेज होती है सेल साइकिल में। इंटरफेस को फर्दर सब फेजेस में डिवाइड किया गया है, वो हैं सब फेजेस ऑफ इंटरफेस G1, S और G2। हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहली है दी G1 फेज। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल एंड इट बिगिंस एट द एंड ऑफ M फेज। हमारी सेल साइकिल टू फेजेस पे डिवाइड है, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। क्योंकि ये एक साइकिल है तो इसने शुरू होके जहाँ पे ख़त्म होना है अगला प्रोसेस वहीं से शुरू होगा दोबारा। तो इस तरह ये एक साइकिल चलती रहेगी। इसलिए जो हमारा G1 है ये कहाँ से शुरू होगा, ये हमारी पिछले साइकिल के लास्ट स्टेज से शुरू होगा जो कि हमारी माइटोटिक फेज होगी। एक तो ये लॉन्गेस्ट फेज होता है हमारी इंटरफेज का, दूसरा कि ये हमारी माइटोटिक फेज से स्टार्ट होता है। एक सेल है उसने डिवाइड हो जाना है। M फेज होता है हमारा वो फेज जहाँ पे हमारे सेल डिवाइड हो जाते हैं इंटू टू। तो जब ये डिवाइड हो जाएंगे तो ये वाला सेल है इसने फिर प्रिपेयर होना है अपनी नेक्स्ट साइकिल में और इसने फिर फर्दर टू सेल्स में डिवाइड होना है। तो ये साइकिल इस तरह चलता जाएगा। तो हमारे जो एक सेल की डिवीजन के बाद, मतलब कि ये M फेज कंप्लीट करने के बाद ये टू सेल्स में आई हैं, तो ये वाला जो सेल है अब ये G1 फेज में एंटर हो गया है। इसने अपने आप को प्रिपेयर करना है। फिर इसकी जो सेकंड फेज आएगी माइटोटिक फेज, जिसमें इसने टू सेल्स में डिवाइड हो जाना है। फिर नेक्स्ट फेज में जाके फिर एक सेल ने इंटरफेस में चल जाना है, फिर डिवाइड होना है। इस तरह ये साइकिल चलता जाएगा। तो जो हमारी G1 फेज होती है ये हमारी माइटोटिक फेज के बाद होती है। ड्यूरिंग दिस फेज cell increases its supply of proteins, increases the number of its organelles such as mitochondria, ribosomes and grows in size. जैसे ही हमारे सेल की डिवीजन होगी उसके बाद उसने सबसे पहले क्या करना है, अपने सेल की तमाम ऑर्गेनेलिस को और प्रोटीन्स को पूरा करना है, उसकी ग्रोथ होनी है। उसकी फर्दर ग्रोथ के बाद वो डिवाइड होगा। This phase is characterized by changes in the chromosomes from the condensed to extended state in addition to a range of metabolic activities leading to inhibition of replication of DNA. अगर हम एक सेल को देख लें, ये हमारा सेल है और इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ने हमारे हर चीज़ को कंट्रोल करना होता है, ये हमारा कंट्रोल यूनिट होता है। न्यूक्लियस में हमारा जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन पाया जाता है।
क्रोमेटिन होता है हमारे डीएनए और हिस्टोन्स प्रोटीन्स होती हैं, उनका कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब हमारा सेल डिवाइड होने लगता है तो उसकी स्टेजेस में सबसे पहले जो हमारी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है ना, ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है, और जो इसका क्रोमेटिन मटेरियल होता है ना, वो कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है। कंडेंस्ड फॉर्म में आने के बाद वो हमारे क्रोमोसोम को बनाता है, जिन्होंने हमारी जीन्स वगैरह, हमारी जो जेनेटिक का मेकअप है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो हमारे पेरेंट सेल से हमारे डॉटर सेल में ट्रांसमिट करनी होती है। डिवीजन स्टेज पे हमारे सेल का जो क्रोमोसोम्स होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है वो बहुत कंडेंस्ड होता है, लेकिन जैसे ही उसकी वो डिवाइडिंग स्टेज ख़त्म होगी तो हमारा ये वाला जो कंडेंस्ड मटेरियल है ये वापस अपने क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएगा, जो कि लेस कंडेंस्ड फॉर्म है हमारी जेनेटिक मटेरियल की। इसके अलावा ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारे डीएनए की रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देती हैं। नेक्स्ट फेज जो है वो है एस फेज। इट इज़ एन एक्टिव डीएनए सिंथेसिस एंड हिस्टोन सिंथेसिस फेज ऑफ द इंटरफेज। जो हमारा G1 फेज़ था वो एक्चुअली हमारे सेल की ग्रोथ फेज़ थी, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को छोड़ के हमारे सेल में बाकी जो चीज़ें होती हैं उस पे मेन फोकस था। लाइक ऑर्गेनेलिस हो गई, ये सब कुछ हो गया, इस पे मेन फोकस था और सेल की ग्रोथ में फोकस था। अब जो एस फेज़ है वहाँ पे हमारा जो सेल है वो एक्चुअली अपने आप को स्टार्ट कर देता है अपने रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए। इसलिए ये हमारे डीएनए को सिंथेसाइज करता है और हिस्टोन को। डीएनए और हिस्टोन ने मिलके हमारे क्रोमेटिन को बनाना है, और क्रोमेटिन ने कंडेंस्ड होकर हमारे क्रोमोसोम्स को बनाना है, और क्रोमोसोम ने पेरेंट से अपने डॉटर सेल्स में ट्रांसमिट होकर हमारे जेनेटिक मटेरियल को एक पेरेंट न्यूक्लियाई से डॉटर न्यूक्लियाई में ट्रांसमिट करना है। क्योंकि डीएनए और हिस्टोन्स हमारे क्रोमोसोम की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए जो हमारा एस फेज़ होता है ये मेनली हमारी वो फेज़ है जो कि अपने आप को रेडी करता है सेल डिवीजन के। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे G1 के बाद ये हमारा क्रोमेटिन है जो कि लेस कंडेंस्ड फॉर्म में है। G1 के बाद हमारा जो जेनेटिक मेकअप होगा वो इस तरह होगा, और एस फेज में हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो डुप्लीकेट होके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में आ जाता है और वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है। Here the chromosome number duplicates are enabled by linked proteins and DNA replication. तो यहाँ पे हमारे जो क्रोमोसोम होंगे वो डुप्लीकेट हो जाएंगे बाय लिंक्ड प्रोटीन्स एंड डीएनए रेप्लिकेशन से। लिंक प्रोटीन में हमारी हिस्टोन्स प्रोटीन आ जाती है। मोस्ट ऑफ द हिस्टोन्स प्रोटीन सिंथेसाइज अकर इन दिस फेज, दो सम ऑफ इट्स अकर इन G1 फेज। हमारे G1 फेज में भी हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, लेकिन क्योंकि हमारे G1 फोकस करता है मेनली सेल ग्रोथ में, तो वहाँ पे ये इतनी नहीं बनती जितनी वो एस फेज में बनती है। इट इज़ अबाउट 7.5 to 10 आवर्स इन ड्यूरेशन। हमारी G1 लॉन्गेस्ट फेज थी, उसके बाद आती है हमारी एस फेज जो कि 7.5 to 10 आवर्स इन ड्यूरेशन होती है। नेक्स्ट है G2 फेज। दिस फेज इज सक्सीडेड बाय द एस फेज, मतलब कि हमारे एस फेज के बाद हमारे G2 फेज ने आना है। हेयर द क्रोमोसोम्स कंप्रोमाइज ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। जैसे कि बताया है कि हमारे एस फेज में हमारे क्रोमोसोम ने डुप्लीकेट हो जाना है, तो हमारे G2 फेज में हमारे जो क्रोमोसोम होंगे वो 2 क्रोमेटिड्स में होंगे। It is period of cell growth and recognition of cytoplasmic organelles before entering the mitotic cycle. हमारी G1 फेज की तरह हमारा G2 फेज भी हमारे सेल ग्रोथ का होता है, जहाँ पे हमारी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस हैं उनकी रिकॉग्नाइजेशन होती है, उनके फंक्शंस का पता चलता है, और उसके बाद हमारे सेल ने हमारे माइटोटिक साइकिल पे या माइटोटिक फेज में जाना होता है, जो कि हमारे सेल की डिवाइडिंग फेज है। The G2 phase may be as short as 1 or in rapidly dividing cell. G2 phase जो होती है ये हमारे इंटरफेस की सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है, जो कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल में 1 और की भी हो सकती है। In the G2 phase, cell prepares proteins that are essential for mitosis, mainly for the production of spindle fibers. G1 फेज में सेल अपने आप की ग्रोथ करवाता है ताकि वो एस फेज के लिए रेडी हो सके। पहले वो अपनी ग्रोथ करेगा, अपनी ऑर्गेनेलिस को सेट करेगा,
उसके बाद उसने ऐसी प्रोटीन्स भी बनानी होती हैं जो कि नेक्स्ट जाके उसको एस फेज में हेल्प कर सके, क्योंकि एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होती है और डीएनए के बाद आरएनए सिंथेसिस होती है। तो इस सब के लिए जो प्रोटीन्स वगैरह चाहिए होती हैं वो सब कुछ पहले हमारे G1 फेज में रेडी हो जाता है। G1 फेज के बाद आता है एस फेज। एस फेज ने अपने आप को रेडी करना होता है G2 फेज के लिए। एस के बाद आएगा G2 फेज, जहाँ पे हमारे सेल ने अपने आप को माइटोसिस फेज के लिए रेडी करना होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होती है क्रोमोसोम की फॉर्मेशन, जो कि हमारे G2 फेज में कंप्लीट हो जाती है। और उसके अलावा ऐसी प्रोटीन्स बनाई जाती हैं जो कि हमारे माइटोसिस में इम्पोर्टेंट है और उसमें हेल्पफुल होती हैं। मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये मेनली हमारे सेंट्रियोल से बनते हैं। सेंट्रियोल हमारे सेल में ऑर्गेनेली होती है जो कि हमारी सेल डिवीजन में हेल्प करती है। स्पिंडल फाइबर्स ने हमारे क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर, जो कि ये सेंटर होता है हमारे क्रोमोसोम के, वहाँ पे बाइंड करके हमारी सेल डिवीजन माइटोटिक फेज में उसको सेपरेट करना होता है इनटू 2 हाफ्स, ताकि हमारे जो पेरेंट न्यूक्लियस से 2 डॉटर सेल्स बनेंगे वहाँ पे हमारा जो क्रोमोसोम मटेरियल होगा वो हाफ हाफ दोनों सेल में इक्वली डिवाइड हो जाए। अब हम अपने वीडियो की लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं, तो वो है दी G0 फेज। The G0 phase or resting phase is a period of the cell cycle in which cell exists in a quiescent state, inactive or dormancy. G0 हमारे सेल साइकिल का पार्ट तो नहीं है, लेकिन G1 फेज़ के बाद, जो कि हमारे सेल की ग्रोथ की फेज़ है, उसके बाद कुछ सेल्स हमारे G0 में चले जाते हैं। G0 हमारे सेल की रेस्टिंग फेज़ होती है, जहाँ पे वो डोरमेंट होते हैं। इस फेज़ में ना तो सेल अपने आप को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है और ना ही वो डिवाइड हो रहा होता है, इसलिए इसको हम डोरमेंसी स्टेट पे कहते हैं, मतलब कि वो डोरमेंट हो जाता है। सम सेल्स रिमेन इन G0 फॉर इनडेफिनेट पीरियड, फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन्स। हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद न्यूरॉन्स हमारे थ्रू आउट लाइफ स्पैन रहते हैं और ये दोबारा डिवाइड नहीं होते। तो ये एक ग्रोथ के बाद G0 फेज में परमानेंटली चले जाते हैं। सम एंटर सेमी परमानेंटली, इनमें आता है लीवर और किडनी सेल्स। Some cells don't enter G0 phase and continue to divide, for example epithelial cell. और कुछ सेल्स होते हैं वो तो G0 फेज में एंटर ही नहीं होते और वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाते हैं, वो हैं हमारे एपिथेलियल सेल्स। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो एंड आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। वंस अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको मेरी पढ़ाने के मेथड में कोई लैकिंग मिलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी समझ आती है या नहीं आती। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने सेल साइकिल की नेक्स्ट फेज़, जो कि माइटोटिक फेज़ है, उसके साथ। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।